हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज के बारे में। ये क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसका ही ये एक टॉपिक है। लैंड रिसोर्सेज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वी लिव ऑन लैंड, हम ज़मीन पर रहते हैं। वी परफॉर्म आर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ ऑन लैंड एंड वी यूज़ इट इन अ डिफरेंट वेज। तो बहुत सी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ भी हम लैंड पे ही परफॉर्म करते हैं। ये बहुत तरीके से हम लैंड को यूज़ करते हैं। थर्स लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। तो इसकी बहुत इसीलिए जो इकोनॉमिक नेचुरल रिसोर्सेज है, ये लैंड भी एक नेचुरल रिसोर्सेज है और इसकी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। इट सपोर्ट्स अ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये लैंड ही है जिस पे नेचुरल वेजिटेशन होती है, वाइल्ड लाइफ रहते हैं, ह्यूमन बीइंग भी लैंड पे ही रहता है और इकोनॉमिकल जितने भी तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी लैंड पे ही परफॉर्म की जाती हैं। ट्रांसपोर्ट भी इस पे होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब कुछ पॉसिबल है लैंड रिसोर्सेज के ऊपर। हाउ लैंड इज एन एसेस्ट ऑफ फेनाइट मैग्नीट्यूड, कि कैसे ये हमारे जो लैंड है ये एक मैग्नीट्यूड है। Therefore it is important to use the availability land for a various purpose with a केयरफुल प्लानिंग। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम कैसे इसको यूज़ करें। जो अवेलेबल हमारे पास लैंड है इसको कैसे केयरफुली इसकी प्लानिंग के साथ इसका यूज़ किया जाए, ये ज़रूरी है जानना। इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर, नेमली माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स एंड आइलैंड। हमारे इंडिया पे जो आपको अलग अलग तरह की लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगी। इंडिया में माउंटेन्स भी हैं, प्लेटूज भी हैं, प्लेन्स भी हैं और आइलैंड्स भी हैं। ऑलमोस्ट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन्स। तो हमारी इंडिया का 43% जो एरिया है वो प्लेन्स है, मैदान वाला है, विच प्रोवाइड्स फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो यहाँ पे आप एग्रीकल्चर कर सकते हो और इंडस्ट्रीज लगा सकते हो प्लेन्स में। माउंटेन्स अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कंट्री। तो 30% जो हमारी इंडिया का एरिया है वहाँ पे आपको माउंटेन वाली लैंड है। एंड इंश्योर अ पोटेंशियल फ्लो ऑफ अ सम रिवर, जहाँ पे बहुत सी जो रिवर्स बहती हैं और ये क्या टूरिज्म और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरिया है, पार्ट है। अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ कंट्री इज प्लेटूज रीजन। जो 27% है वो प्लेटू है, यानी कि पठार हैं। ओके, इट पोजेसेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल एंड फॉरेस्ट। तो यहाँ पे आपको मिनरल्स बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाएंगे, फॉसिल फ्यूल और फॉरेस्ट इस एरिया में आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे फिगर में आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखो ज़्यादा हिस्सा जान के ये जो ब्लू कलर का है 43%, ये हमारे पास प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं हमारे पास। ये जो पिंक कलर है 30% और 27% है प्लेटूज। ओके, ये डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे इंडिया में इस तरीके से। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड को हम कैसे यूज़ करते हैं। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस पर्पस। जो लैंड है उसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, डिफरेंट पर्पज से यूज़ करते हैं। जैसे कि ये फॉरेस्ट हो गए, फॉरेस्ट हमें कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ना। अगर लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, तो बहुत सी ऐसे भी हमारे पास जो लैंड है, पहले तो फॉरेस्ट हैं। ओके, सेकंड है लैंड वो जो कल्टीवेशन हम जहाँ पे नहीं कर सकते, जो कि बैरन लैंड है, यानी कि बंजर भूमि है, वो इनफर्टाइल लैंड है, वेस्ट लैंड है। और सेकंड इसमें आ जाता है लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चर यूज, जो कि नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए है, जैसे कि बिल्डिंग बनी हुई हैं, रोड्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो वाली लैंड आ जाती है। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड वो आ जाती है जिसमें ये जिसको हम एक्सक्लूड करेंगे इन सभी लैंड को, जैसे कि परमानेंट पैस्चर्स और ग्रेजिंग लैंड है। और लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप, जिसमें मिसलेनियस ट्री और क्रॉप्स आ जाती हैं, वो जिसमें ये नेट सोन एरिया नहीं आता। और आगे है कल्चरेबल वेस्ट लैंड आ जाती है, जिसमें अनकल्टिवेटेड जो लैंड है 5 ईयर से भी उस पर कुछ भी उगाया नहीं गया, वो भी कल्चरेबल वेस्ट लैंड हम उसको मानेंगे।
तो ये देखो अलग अलग है ना। देखो पहले तो ये लैंड के यूटिलाइजेशन फॉरेस्ट है। सेकेंड नंबर पे हमने पढ़ा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जो अवेलेबल नहीं है यानी कि उस पर हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते। और वो है जिसपे हम अनकल्टिवेटेड है, जिसमें वो हमने पढ़ा है ये क्रॉप्स हैं, ग्रेजिंग के लिए पैस्चर्स वगैरह हैं। आगे है फोर्थ पे आ जाती है फैलो लैंड्स। फैलो लैंड्स और फिफ्थ पे है नेट सोन एरिया। तो फैलो लैंड देखते हैं। करंट फैलो लेफ्ट विदाउट अ कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, यानी कि एग्रीकल्चर ईयर में यानी कि 1-2 साल तक आपने उस पर कुछ कल्टीवेशन नहीं किया, उसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ते हैं ये वैसे पता है आपको? ये ऐसा इसीलिए छोड़ते हैं क्योंकि वो अपनी जो उसकी फर्टिलिटी है ना वो दोबारा से उसको आराम लेने के लिए छोड़ दिया जाता है। इन वेरी सिंपल लैंग्वेज आप समझ लो कि वो दोबारा से अपनी वो उपजाऊ शक्ति बढ़ा ले, ठीक है। इसलिए अदर देन करंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर, ये तो ऐसा भी हो सकता है। बहुत सी लैंड्स ऐसे भी हैं जो कि 1 से 5 साल तक के समय के लिए उनको अनकल्टिवेटेड रखा जाएगा। आगे है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया में क्या है? वो एरिया जहाँ पे मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर एरिया प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज अ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। वो एरिया जहाँ पे क्रॉप उगाई जाती है उसको नेट सोन एरिया बोलते हैं। एक साल में आप कितने उस पर उगा रही हो, कितना वो प्रोडक्शन हो रहा है, क्रॉप्स हो रही हैं, वो सभी उसको हम नेट सोन एरिया जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोलेंगे। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। हमारी इंडिया में ये जो लैंड यूज पैटर्न है ना वो कैसा है वो देखते हैं। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल एंड फैक्टर्स एज वेल एज द टोपोग्राफिकल क्लाइमेट सॉइल टाइप्स एज वेल एज द ह्यूमन फैक्टर सच एज द पॉपुलेशन डेंसिटी टेक्नोलॉजी कैपेसिटी कल्चर एंड ट्रांजिशन एट्सेट्रा। भाई बहुत से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि लैंड का यूज कैसे किया जाए। कैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं? दोबारा से मेरे साथ साथ बोलोगे। फिजिकल फैक्टर्स हैं। फिजिकल फैक्टर कौन से है? टोपोग्राफी कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, सोइल की किस्म कैसी है, टाइप कैसी है। ह्यूमन फैक्टर्स देखा जाएगा। ह्यूमन फैक्टर्स में हम देखेंगे कि पॉपुलेशन कितनी है, डेंसिटी कितनी है, टेक्नोलॉजी की कैपेसिटी कितनी है, कल्चर और ट्रेडिशन, ये सब कुछ हम ये देखते हैं लैंड के पैटर्न में इंडिया में। और यहाँ पे देख सकते हो बहुत अच्छे से ये जर्नल लैंड यूज ऑफ कैटेगरी 1960 to 61 ये देखोगे आप। ये देखिए तो ये यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से समझाया गया है आपको, बहुत अच्छे से मैं भी समझाने वाली हूँ आपको। इधर देखिए फॉरेस्ट, ये देखो ये वाला जो एरिया है ये फॉरेस्ट पे है 18.11 ये फॉरेस्ट पे था। और ये है एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर, ये इतना एरिया इतना ये वाला एरिया जो एग्रीकल्चर के अंडर नहीं था, नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए था। और ये वाला ये बैरन, ये वाला ये खाली है, ओके। और ये परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग, ये वाला है परमानेंट, ठीक है। और अंडर एरिया अंडर अ मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, ये सब कुछ ये वाला कलर आ जाता है, ठीक है। ये सब कुछ आपको बताया गया है। और आगे उसके बाद ये आप देख सकते हो ये कल्चरल वेस्ट लैंड ये है। और फैलो अदर देन अ करंट फैलो ये है। और करंट फैलो ये है। और नेट सोन एरिया ये नेट सोन एरिया है, ओके। नेट सोन एरिया इतना यानी कि इतने एरिया पे एग्रीकल्चर की जाती है। और ये देखो अब बढ़ा है घटा है, ये देखो इसमें फ़र्क देखिए 1961 और 60 और 61 का इधर वाला है और ये दूसरे वाली साइड का है तो 14 और 15 का। तो इसमें फ़र्क देखो थोड़ा सा, हम देखते हैं क्या क्या फ़र्क आए हैं। तो ये देखो इसमें क्या फ़र्क आया दोनों में। तो ये देखो कम हो गई है कहाँ पे, ये क्या नेट सोन एरिया कम हुआ है ना। ये 14 में कम हुआ है, पहले 46.26 था, अब 45.5% हो गया है। और यहाँ पे देखिए ये जो फॉरेस्ट है फॉरेस्ट वाला बढ़ा है, अब बढ़ गया, पहले 18.11 था अब 23.3 हो गया है, ओके।
और उसके बाद ये जो रेड वाला है बैरन और अनकल्टिवेटेड वेस्टलैंड, इसको थोड़ा सा, ये देखो पहले 18.11 था, अब ये 5.5 इसका यूज़ किया गया है, इसका राइट यूज़ किया गया। जो अनकल्ट वेस्टलैंड थी उसका यूज़ किया गया है, यानी कि अब टेक्नोलॉजी आ गई है, हम यूज़ करने लग गए हैं। और ये देखिए जो ग्रीन वाला है एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर एरिया, नॉन एग्रीकल्चर एरिया पहले हमारे पास 4.95 था और अब ये बढ़ गया है 8.7, ठीक है। तो ये बस इतना सा ही आप याद कर लो ना, बहुत है, ठीक है। बाकी ये आप देख सकते हो कैसे कैसे बढ़ोतरी हुई है। वैसे हमने सिर्फ ये 3 भी अगर याद रख लो ना, ये वाले, ये अच्छी बात है। हमें एग्रीकल्चर के बारे में पता होना चाहिए, नॉन ये वेस्ट को कितना यूज़ कर लिया, और हमारा फॉरेस्ट वाला वो याद रखना है आपने। ओके, तो हो गया हमारा। यस, लैंड यूटिलाइजेशन कर रहे थे हम, लैंड पैटर्न इन इंडिया, ये हमने देख लिया। अब देखिए आगे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर, जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया का वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। लैंड यूज डाटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली 93% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। तो सिर्फ हमारे पास जो 93% एरिया के बारे में ही सारा हमारे पास डाटा है, बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट असम हैज़ नॉट बीन डन अ फुली। तो क्योंकि जो असम वाला है ना, नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है हमारे इंडिया का, जहाँ पे 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, उनका एरिया हमारे पास नहीं है, उसका भी पूरी तरीके से नहीं हुआ असम के बिना। मोर ओवर सम एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर का हमारा बहुत सा पार्ट पाकिस्तान के पास और कुछ चाइना ने के पास है, उसके ऊपर भी सर्वे नहीं हुआ, इसीलिए ये सिर्फ 93% एरिया की ही बात हो रही है। आगे एक्टिविटी देख सकते हो आप, ट्राई टू डू अ कंपैरिजन बिटवीन टू अ पाई चार्ट गिवन फॉर अ लैंड यूज एंड फाइंड आउट व्हाई द नेट्स ऑन एरिया एंड द लैंड अंडर फॉरेस्ट हैव चेंज्ड। तो देखा है आपने कि हमने देखा था ना कितना चेंज हुआ है उसमें फॉरेस्ट में, है ना। 1960 to 61 में क्या था और 2014 और 15 में क्या, ये क्यों हुआ है चेंज, शायद भाई हमें पता चल गया है क्या कितना इंपॉर्टेंस है ये फॉरेस्ट, इसीलिए हमने इस पे ध्यान देना शुरू कर दिया है, दैट्स वाई, ठीक है। बहुत से अवेयरनेस फैलाई जा रही है, इसीलिए फॉरेस्ट का ध्यान रखे ना शुरू कर दिया है इंडिया वालों ने। द लैंड अंडर अ परमानेंट पास्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज, जो लैंड है परमानेंट पैस्चर्स पे वो भी डिक्रीज हुई है। हाउ आर वी एबल टू फीड ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पास्चर लैंड, तो इतनी ज़्यादा ह्यूज पॉपुलेशन कैटल्स को हम कैसे इनको फीड कर सकते हैं, एंड व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट, तो इसके क्या नतीजे निकलेंगे। मोस्ट ऑफ द अदर दैन द करंट फैलो लैंडस्केप आर आइदर ऑफ द पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन। तो जहाँ तो ये जो मोस्ट जो लैंड होगी वो तो फैलो लैंड होगी, जहाँ तो वो पुअर क्वालिटी की होगी, जहाँ उसकी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। हैज़ दीज लैंड्स आर कल्टीवेटेड, इसीलिए ये जो लैंड्स हैं उनके ऊपर कल्टीवेशन की गई है, वंस और ट्वाइस की गई है in about 2 or 3 years, and if they are included in the net zone area then a percentage of NSA India comes under the 54% of the total reporting area। अगर हम इनको भी इंक्लूड कर लें, ये जो एरिया है जो सिर्फ जिसको 1-2 साल के लिए ही इनके ऊपर खेती की जाती है, अगर उनको हम इंक्लूड कर लें तो ये जो परसेंटेज है 54% हो जाएगी। द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ये जो पैटर्न है ये सोन एरिया यानी कि उगाने वाला एरिया, यहाँ पे क्या है जी, आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इट इज़ ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब, पंजाब का 80%, देखो जी पंजाब का 80% हिस्सा और हरियाणा का ये खेती करते हैं इस लैंड पे, और लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 10% से भी कम एरिया में लैंड में खेती की जाती है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये अपना हो गया मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में 10% से भी कम। ओके, फाइंड आउट रीजन फॉर द लो प्रपोर्शन ऑफ द नेट्स ऑन एरिया इन दी स्टेट, यहाँ पे भाई क्यों है कम, क्यों कम है, क्योंकि यहाँ पे
इतनी फर्टाइल ज़मीन नहीं है, इसीलिए ये कारण हो सकते हैं। फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। हमने बात की थी ना यूटिलाइजेशन की, बहुत से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं कोई भी एरिया को। फॉरेस्ट एरिया इज इन द कंट्री इज अ फार लोअर देन द डिजायर्ड 30%। जो फॉरेस्ट एरिया ना डिजायर यानी कि होना कितना चाहिए, 33% होना चाहिए। जोग्राफिकली तौर पे फॉरेस्ट एरिया हमारी कंट्री का 33% होना चाहिए, एज इट इज आउटलाइन इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1952 में आई थी, उसके अकॉर्डिंग हमारे इंडिया का जोग्राफिकल एरिया 33% एरिया पे फॉरेस्ट होने चाहिए। इट वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर अ मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस। ये ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए ये ज़रूरी है। द लाइवलीहुड ऑफ अ मिलियंस ऑफ द पीपल, जो बहुत से मिलियंस ऑफ पीपल हैं हमारे इंडिया में जो कि रहते हैं फ्रिंज ऑफ दिस फॉरेस्ट डिपेंड्स अपॉन इट, वो इन्हीं फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड रखते हैं। अ पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड। तो एक हमने लैंड देखी थी वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड का क्या मतलब है? एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। वेस्ट लैंड इंक्लूड, वेस्ट लैंड में क्या क्या आ जाता है? रॉकी, एरिड और जो डेजर्ट एरिया है उसको हम बोलेंगे। लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, नॉन एग्रीकल्चर यूजेज में वो वाले एरिया हैं जिस पे सेटलमेंट की है, रोड, रेलवेज और इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, वो वाले नॉन एग्रीकल्चर एरियाज आ जाते हैं। और कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व एंड मैनेज इट। तो ये कंटिन्यूस इसका यूज़ किए जाना, कोई विदाउट एनी मैनेजमेंट इसको यूज़ करना, ये सब कुछ भी आ जाता है। हैज़ अ रिजल्ट अ लैंड डिग्रेडेशन, जिसके वजह से हुआ होता क्या है, अगर हम ऐसे ही इसकी बिना इरेशनल तरीके से हम इसको यूज़ करते जाएंगे किसी भी लैंड को, तो वो लैंड का डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाएगा। दिस इन टर्न हैज़ अ सीरियस रिपरकेशंस ऑन सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट, जिससे भी सोसाइटी के ऊपर और इन्वायरमेंट के बहुत बुरे प्रभाव पड़ने वाले हैं। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर, तो लैंड डिग्रेडेशन क्या है और इसके कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन, तो हमने पास्ट जनरेशन के साथ लैंड को शेयर किया है। उन्होंने भी यूज़ किया था, हम भी यूज़ कर रहे हैं। विल हैव टू डू विद द फ्यूचर जनरेशन टू, इसीलिए हमें आने वाली जनरेशन के लिए भी ऐसा करना होगा। 95% ऑफ द लैंड बेसिस नीड्स फॉर फूड, शेल्टर, क्लोथिंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड। तो हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, 95% जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जैसे कि जो फूड हो, शेल्टर है, क्लोथिंग है, वो हम कहाँ से लेते हैं? वो लैंड से ही ऑब्टेन करते हैं। Human activities have not only brought about a degradation of the land but also aggravated the pace of a natural force of the cause damage to land। तो जिस ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से जो लैंड का डिग्रेडेशन भी हुआ है और बिल्कुल डैमेज भी होती जा रही है लैंड। सम ह्यूमन एक्टिविटीज़, बहुत सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिसमें डिफॉरेस्टेशन यानी कि दरख्तों को काटना, ओवर ग्रेजिंग यानी कि पशुओं को ज़्यादा ही चराना एक पर्टिकुलर ज़मीन पे, लैंड पे, माइनिंग और क्वायरिंग, इन से भी जो लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। माइनिंग साइट्स हैं आर अबंडेंट आफ्टर एक्सक्रेवम वर्क इन अ कंप्लीट लिविंग डीप स्कार्स एंड अ ट्रेस ऑफ अ ओवर बर्निंग। तो भाई जब उनसे सारा जो सामान निकाल लिया जाता है माइनिंग की वजह से उन साइट्स में, तो वो ओवर बर्निंग हो जाती है उस लैंड पे। जैसे कि स्टेट हो, जैसे कि झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रही है, दरख्त काटे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि माइनिंग करनी है वहाँ पे, जैसे कि जिसके कारण लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। और स्टेट्स हैं जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग के कारण लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। और स्टेट जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे ओवर इरिगेशन, ज़्यादा पानी देने के, ज़्यादा खेती करने के लिए लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, जिससे जो इसमें सैलिनिटी इंक्रीज होगी है, जाने खारापन आ गया है ज़मीन में, सैलिनिटी होता है खारापन, है ना, alkalinity in the soil। द मिनरल्स प्रोसेसिंग, जो मिनरल्स प्रोसेसिंग है जैसे ग्राइंडिंग ऑफ द लाइमस्टोन और सीमेंट इंडस्ट्रीज है, कैल्साइट है, सोप स्टोन है, क्रीमेटेड इंडस्ट्री जनरेट अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ अ डस्ट, जिससे डस्ट बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में फैल रहा है।
इट रिटीड द प्रोसेस ऑफ द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, जिससे ये जो पानी है वो गंदा हो रहा है इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल डाउन इन द लैंड, तो फिर उसके बाद ये फिर लैंड में सेटल हो जाता है यानी कि गंदा, ठीक है। इन रिसेंट ईयर में इंडस्ट्रीज का जो इफ्लुएंस है, वेस्ट है, वो भी बहुत मेजर सोर्स बन गया है लैंड और वाटर पोल्यूशन का हमारी कंट्री में, यानी कि लैंड और पोल्यूशन का जो कारण है वो इंडस्ट्रीज बन गई हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन से बहुत पोल्यूशन हो रहा है, पानी का भी, एयर का भी, बहुत से पोल्यूशन हो रहे हैं इंडस्ट्रीज की वजह से हमारे इंडिया में। ओके, दीज आर मैनी वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, बहुत से तरीके हैं जिससे हम ये लैंड डिग्रेडेशन से छुटकारा पा सकते हैं, जैसे कि अफॉरेस्टेशन, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने होंगे, प्रॉपर मैनेजमेंट करनी होगी, ग्रेजिंग के लिए हेल्प करनी होगी कुछ सम एक्सटेंट पे, प्लांटिंग करनी होगी शेल्टर बेल्ट्स की, प्लांट्स में यानी कि बेल्ट में लगाने होंगे प्लांट्स, ठीक है। कंट्रोल करना होगा ओवर ग्रेजिंग को, स्टेबलाइजेशन लेके आनी होगी सैंड डून्स की और ग्रोइंग थ्रोनी बशेस की, और ये मेथड अपनाने होंगे जिससे हम चेक करेंगे समय टाइम टू टाइम लैंड डिग्रेडेशन को। एरिड एरियाज में प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा वेस्ट लैंड का, कंट्रोल करना होगा माइनिंग एक्टिविटीज़ को, प्रॉपर डिस्चार्ज करना होगा डिस्पोजल इंडस्ट्रीज एफिलेंट का, और जो वेस्ट है उसको ट्रीट करना होगा, जिससे जो ऐसे ट्रीट करना होगा जिससे हमारी जो लैंड का डिग्रेडेशन है वो कम हो सके, वाटर है वो उसका डिग्रेडेशन कम हो सके इंडस्ट्रीज और सब अर्बन एरियाज में। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है किसके बारे में पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है लैंड रिसोर्स के बारे में। जितना पढ़ाया है आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।